नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दंगल सीरीज भूगोल का दूसरा पाठ करने वाले हैं। पिछले 10 वर्षों में पूछे गए अभ्यास के प्रश्न और उनका संपूर्ण विश्लेषण मैप के थ्रू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो जहाँ पर भूगोल पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि हम उसका संपूर्ण विश्लेषण भी करते हैं। वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। जापान लगभग आत्मनिर्भर है। ऑप्शन ए है बॉक्साइड पर, ऑप्शन बी है लो एक्स पर, ऑप्शन सी है तांबे पर, ऑप्शन सी है खनिज तेल में। तो जापान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तांबा। खनिज संपदा की दृष्टि से निर्धन होने के बावजूद तांबा उत्पादन के मामले में जापान आत्मनिर्भर है। देसी वेसी कॉपर माइंस असी की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला जापान के प्रसिद्ध शहर शिकोकू में स्थित है। जापान का 74% औद्योगिक उत्पादन जापान की औद्योगिक मेखला में होता है, जो प्रशांत तट पर पूर्व में कांटो मैदान से आंतरिक सागर होते हुए पश्चिम में जापान सागर तट पर उत्तरी क्यूशू पर फैला है। जापान के औद्योगिक प्रदेश। जापान का मुख्य औद्योगिक द्वीप होन्शु द्वीप है। तो प्रश्न आ सकता है तो होन्शु द्वीप कहाँ है? तो होन्शु द्वीप जापान में है। इस देश के लिए द्वीप के दक्षिण में समस्त औद्योगिक प्रदेश स्थित है। टोक्यो योकोहामा जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। तो जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? उसका नाम होगा टोक्यो याकोहामा। टोक्यो याकोहामा सबसे बड़ा जापान का औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पर भारी उद्योग की स्थापना अधिक की गई है। नयोगा औद्योगिक प्रदेश जापान का तीसरा औद्योगिक प्रदेश है। यह राष्ट्रीय उत्पादक का 10% औद्योगिक उत्पादन होता है। यहाँ पर देश का 60% ऊनी वस्त्र निर्मित होता है। तो सबसे ज़्यादा जापान में ऊनी वस्त्र कहाँ निर्मित होता है? तो इसका उत्तर होगा नगोया औद्योगिक प्रदेश में। कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश जापान का सबसे पुराना औद्योगिक प्रदेश है। इस क्षेत्र का जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश को। ओसाका में लगभग देश का 26% लोहा इस्पात, 25% धातु, 21.8% मैग्नीशियम और 20% वस्त्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं कनाडा के बीच, ऑप्शन सी इन भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन डी भारत और चीन के बीच। तो जो रेड क्लिफ रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। अब हम जान लेते हैं इसका विश्लेषण। रेड क्लिफ लाइन सी ने ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान में विभाजन कर दिया। इसका नाम इस लाइन के वास्तुकार सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया। तो आपको याद रखना है कि रेडक्लिफ का नामकरण किसने रखा? तो सिरिल रेडक्लिफ ने रखा था, जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। रेडक्लिफ रेखा पश्चिम पाकिस्तान और भारत के मध्य पश्चिम की तरह और उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्से में भारत और पूर्व पाकिस्तान के बीच खिंची हुई है। रेडक्लिफ रेखा का पश्चिम भाग अभी भी भारत पाकिस्तान सीमा के रूप में तथा पूर्वी भाग भारत बांग्लादेश सीमा के रूप में कार्य करता है। तो रेड क्लिफ लाइन से बटे भारत पाकिस्तान 1947 में, ये है आपको मैप में देख सकते हो। यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन इस टाइप की है, आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी। तो ये रेड क्लिफ लाइन है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, हिंडनबर्ग रेखा जो पड़ती है वह जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी को अलग करती है। मैनहेम रेखा रूस और फिनलैंड को अलग करती है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा को अलग करती है। ड्रन रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है।
रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। 31वीं समानांतर रेखा ईरान और इराक को अलग करती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहा जाता है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट को, ऑप्शन बी इंदिरा कोयल को, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी उत्तरीतम बिंदु इसमें से कोई नहीं है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, इसका पूर्व नाम पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। और कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सबसे उत्तरी द्वीप इंदिरा कौल है, जिसे सियाचिन ग्लेशियर भी कहते हैं। तो सबसे उत्तरीतम बिंदु इंदिरा कॉयल है। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमतम बिंदु गौर माता जो गुजरात में है। और सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी या भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा है। और सर्वाधिक निम्न स्थान, सबसे नीचा स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा कूडांट केरल में। तो यहाँ से ढेर सारे प्रश्न निकले हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। उत्तरीतम पॉइंट इंदिरा कॉयल है, जिसे सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। सबसे पूर्वी केबुथु अरुणाचल प्रदेश में और पश्चिमी गौरमाता गुजरात में है। सबसे ऊंची चोटी का नाम है भारत कंचनजंगा, जो सिक्किम में पड़ती है। सर्वाधिकतम निम्न स्थान का नाम है कुटांड, केरल में पड़ता है। अगला प्रश्न, 2011 की में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंग अनुपात है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। 2011 के अनुसार उच्चतम लिंग अनुपात तमिलनाडु में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य हैं केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992, छत्तीसगढ़ 991। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य का नाम है हरियाणा 878। 2011 की जनगणना है, ध्यान रखें। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला का नाम है मोहे पांडुचेरी, जो 1776 में है। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है दमन 533। तो अब हम जान लेते हैं ट्रिक के माध्यम। जनसंख्या के आधार पर उस्मान उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और सिक्किम दूसरे स्थान पर है। 10 की वृद्धि, जनसंख्या में 10 की वृद्धि के आधार पर मन मेघालय पहले स्थान पर है और नागालैंड दूसरे स्थान पर है। स्त्री पुरुष के अनुपात में कहा केरल पहले स्थान पर है और दूसरे पर हरियाणा है। जनसंख्या के घनत्व के आधार पर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार में है और कम अरुणाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ट्रिक। साक्षरता में कब सबसे ज़्यादा केरल है और सबसे कम बिहार है? तो आप याद रखें, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है और सबसे कम सिक्किम में है। 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा मेघालय में, सबसे कम नागालैंड में है। और स्त्री पुरुष में अनुपात में सबसे ज़्यादा केरल में और सबसे कम हरियाणा में है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार में और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता बिहार में है और सबसे ज़्यादा केरल में और सबसे कम बिहार में है। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होगा। सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य बिहार में है और सबसे कम आपको बता चुके हैं अरुणाचल प्रदेश में। न्यूनतम घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग है। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला उत्तर पूर्वी दिल्ली है और न्यूनतम घनत्व वाला जिला दिबांग घाटी है, जो अरुणाचल प्रदेश में। अन्यथा राज्यों के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम हरियाणा में है। राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2001-2011 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि 17.7% रही। नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत न्यूनतम हिमाचल प्रदेश में है और राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम सबसे कम राजस्थान में है। अगला प्रश्न, वर्ष 2013 में गन्ने के उत्पादन में घटते क्रम के राज्यों का सही क्रम क्या होगा? तो
घटते क्रम है उत्तर प्रदेश, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी। दूसरा है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा। तीसरा है हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। चौथा है यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर है 2। यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद कर्नाटक में और चौथे स्थान पर हरियाणा आता है। तो याद रखें, सबसे ज़्यादा जो गन्ना होगा वो कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। फर्स्ट पोजीशन पर यूपी है, यूपी पहली पोजीशन पर है। दूसरी पर महाराष्ट्र है और तीसरी पर कर्नाटक और चौथे पर हरियाणा है गन्ना उत्पादक के क्षेत्र में। अर्ध उष्णकटिबंधीय फसल गन्ना विश्व की एक प्रमुख नकदी फसल है। भारत का गन्ने का जन्म स्थान माना जाता है। उत्पादक में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है गन्ने में। और राज्य में भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा व पंजाब है। उत्पादक की दृष्टि से तमिलनाडु में 100 टन से अधिक प्रति हेक्टेयर के साथ प्रथम स्थान है। तो याद रखें, 100 टन से ज़्यादा हेक्टेयर की जो गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है, उसका नाम होगा तमिलनाडु। इसके बाद कर्नाटक आता है, महाराष्ट्र आता है। गन्ने की प्रमुख फसलें को 2238 करण 4 को 0237 करण 8 को PK 05191। जिस वर्ष प्रश्न आया था कि वर्ष की विकल्प अनुसार विकल्प भी सही है, परंतु वर्तमान में प्रदर्शन के अनुसार उपरोक्त वर्णन सही है। तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में, याद रखें आप बिल्कुल। उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, 3 याद रखें। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है गाजियाबाद, ऑप्शन डी है कानपुर नगर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है इलाहाबाद हल्दिया को जोड़ता है, सदिया धुबरी को जोड़ता है, कोल्लम कोट्टापुरम को जोड़ता है, काकीनाडा पांडुचेरी को जोड़ता है। तो इसका जो उत्तर है वह एक सही है, इलाहाबाद हल्दिया को जोड़ता है। अब इसका विश्लेषण, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग अधिकतम नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 में लागू होने के साथ देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 है। तो अब याद रखें, भारत में जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो कितने हैं? 111 हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या एक के बारे में, इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 1 का पहला जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उसका नाम है, जो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, वो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है। यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र में स्थित है। तो यह किस नदी में है? यह गंगा, भागीरथी और हुगली नदी में स्थित है। और इस जलमार्ग पर स्थित शहर हैं इलाहाबाद है, वाराणसी है, मुगल सराय है, बक्सर है, पटना है, मोकामा, एक मिनट हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, मोकामा है, बाढ़ है, मुंगेर है, भागलपुर है, फरक्का है, कोलकाता और हल्दिया है। दूसरा जलमार्ग है ये धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी का पहला बड़ा टर्मिनल पांडु बंदरगाह है। तीसरा जलमार्ग है उद्योग मंडल, जो चंपाकारा नहर के साथ पश्चिमी समुद्र तट नहर के बीच स्थित है। चौथा जलमार्ग गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होता है? मौसम की घटनाएं घटित होती हैं। ऑप्शन ए मध्य मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। तो इसका उत्तर है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी। तो अब इसका विश्लेषण, क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचले हिस्सा है। इसमें सभी उष्णकटिबंधीय परिवर्तन होते हैं। इसमें वायुमंडल की वायु का लगभग 75% भाग इसी के अंदर पाया जाता है। तापमान विभिन्नता के आधार पर हमारे वायुमंडल को मुख्य रूप से निम्नलिखित परतों के वर्गीकरण किया गया है। क्षोभ मंडल यह पृथ्वी से 10 किलोमीटर की ऊपर ऊंचाई पर पाया जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान इसमें घटता है।
हम मनुष्य क्षोभमंडल में ही रहते हैं और लगभग सभी मौसम की जो घटनाएं होती हैं और बादल दिखाई देते हैं, ये सभी क्षोभमंडल में दिखाई देते हैं। दूसरी है समताप मंडल, इसकी सतह से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसमें ताप ऊपर बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। ओजोन गैस जो हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, यह इसी के अंदर पाई जाती है और इस क्षेत्र में सभी हवाई जहाज उड़ते हैं क्योंकि उस ताप के कारण निम्न वायुमंडल विक्षोभ होता है, इसलिए आसान उड़ानें संभव होती हैं। मध्य मंडल, यह 50 से 85 किलोमीटर के मध्य से स्थित है। ऊंचाई बढ़ने पर साथ साथ तापमान कम होता है। अधिकांश उल्का मध्य मंडल में ही जलते हैं। आयन मंडल 85 किलोमीटर से ऊपर तापमंडल परत है। आयन मंडल मध्य मंडल और तापमंडल के कुछ क्षेत्रों में एक श्रृंखला है। अब ये हमारे पास देखो स्ट्रेटोस्फीयर सभी मौसम की घटनाएं जो होती हैं स्ट्रेटोस्फीयर में होती हैं। हवाई जहाज इसमें उड़ सकते हैं। दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर है, इसमें ओजोन परत को अवशोषित किया जाता है। फिर मेसोस्फीयर है, इसमें उल्कापिंड सभी इसमें फटते हैं। थर्मोस्फीयर, फिर उसके बाद जो आपका एक्सोस्फीयर है, इसमें सभी सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए, कहने का मतलब है यूरेनियम सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी जेरे। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कनाडा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम होता है। यूरेनियम आवर्त सारणी की आवर्तन श्रेणी एक्टिनॉइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। यूरेनियम तत्व की खोज इसकी खोज 1789 में क्लापेट्रोथ ने की थी। किसने की थी? क्लाप्रोथ ने इसकी खोज की थी 1789 में। द्वारा पिच ब्लेड नामक एक्स में हुई। 1896 में हेनरी बेवरेल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की। प्राकृतिक स्रोतों के प्राप्त यूरेनियम 238 के समस्थानिक 28%, यूरेनियम 235 है और 234 समस्थानिक 0.006% है। संपूर्ण विश्व में 70% यूरेनियम उत्पादक केवल 3 देशों में होता है। कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, कनाडा में, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखें सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम का उत्पाद होता है कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो हम आपका जो हमारा ऑप्शन है इसमें कजाकिस्तान नहीं है, इसलिए इसके उत्तर होता है कनाडा। तो कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम होता है। 2008 में वैश्विक उत्पादक 13% के साथ कनाडा यूरेनियम का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कनाडा ने उच्च श्रेणी के यूरेनियम को दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। 20% यूरेनियम ग्रेड है, विश्व औसत से 100 गुना अधिक है। इन देशों के अलावा 1000 टन उत्पादक वाले देशों में भी है। रूस है, नामीबिया है, उज्बेकिस्तान है, चीन है, संयुक्त राष्ट्र है, यूक्रेन है। इन सभी में यूरेनियम पाया जाता है। भारत का यूरेनियम का 70% उत्पादक झारखंड के सिंहभूमि जिले में होता है, जादूगोड़ा के खानों में। याद रखें भारत में यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? झारखंड की सिंहभूमि जिले में होता है और जादूगोड़ा की खानों में होता है। तो हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है, हुई करो, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है डाउन्स, ऑप्शन बी है वेल्स, ऑप्शन सी है स्टेपीज, ऑप्शन डी है पेरीज। तो इसका उत्तर है यूरेशिया में पाए जाते हैं स्टेपीज, ऑप्शन सी। यूनेस्को घास के मैदानों को 10% से कम वृक्ष एवं झाड़ी के आच्छादन युक्त शाकीय पौधों में ढकी हुई भूमि, एक कास्टिस जंगल घास के मैदान 10 से 40% वृक्ष और झाड़ी अच्छापन के रूप में परिभाषित करता है। घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र विशेष रूप से नाजुक होते हैं क्योंकि यहाँ जल का अभाव होता है। घास के मैदान को मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या शीतोष्ण घास के मैदान नामों में भी बांटा गया है। तो घास के मैदान 2 भागों में बांटे गए हैं, हमने कल भी जाना था, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन के? सवाना घास के मैदान होते हैं अफ्रीका में, लानोस होता है वेनेजुला में, कम्पास होता है ब्राज़ील में, ग्रीन चाको होते हैं पराग्वे में, सुलवास होता है दक्षिण अमेरिका में और पुस्ताज होता है हंगरी में। अब शीतोष्ण घास के मैदान है
प्रियरी है यूएसए में, पंपास है अर्जेंटीना में, स्टेपी है यूरोप में, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, वेल्स है दक्षिण अफ्रीका में और कैंटरबरी है न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? ऑप्शन ए है अरीय, ऑप्शन बी है आयतकार, ऑप्शन सी है वृक्षनुमा, ऑप्शन डी है जालीदार। तो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ जो अपवाह तंत्र रखती हैं वो रखती हैं वृक्षनुमा। नदियों के उद्गम स्थान से लेकर उसके मुहाने तक नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा की गई रचना की अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। इसके वृक्षाकार, वलयाकार, अभिकेंद्रित, गोवंदाकृत, समानांतर प्रतिरूप शामिल किए जाते हैं। मुख्य अपवाह प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप, पेड़ की शाखाओं के अनुरूप अपवाह प्रतिरूप को वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है, जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ। जालीनुमा प्रतिरूप, इन नदियों में एक दूसरे के समानांतर बहती और सहायक नदियाँ उसके समकोण पर मिलती हैं। ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। आयतकार प्रतिरूप, जब अपवाह प्रतिरूप प्रबल संबंधित शैली भूभाग पर विकसित होता है तो इस प्रमुख प्रारूप के अभिकेंद्रित, समानांतर, कोणीय और आदि अपवाह प्रारूप पाए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र की उत्पत्ति हिमालय पर्वत श्रेणी से होती है, जबकि प्रायद्वीप अपवाह तंत्र की नदियाँ प्रायद्वीप पठारों से निकलती हैं। हिमालयी नदियाँ पर्वतीय अपवाह प्रणाली का अनुसरण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय अनुवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है वीरहोर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, भूटिया तमिलनाडु, टोंडा सिक्किम और स्टैनलीज झारखंड। तो कूट ए बी सी, तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो उत्तर सही है वो हमारा उत्तर है ए सही है, ए सही कूट सही है। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, मैच कीजिए 1-2 को। वन्य जीव है हमारे पास, एक साइड दिया गया पार्क वन्य जीव और दूसरे राज्य। तो डाचीगम वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, केवला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है, सी है कान्हा केरल में है, पेरियार जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन हमें चुनना है, तो 1 का 4 है, तो जो पहले का है वो डच्चीकम जो वन्य जीव अभ्यारण्य वह जम्मू कश्मीर में है, और जो दूसरा है केवला देवी घना अभ्यारण्य वह राजस्थान में है, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? कान्हा मध्य प्रदेश में है और पेरियार केरला में है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए 1 का 4, बी का 2, सी का 1, 3 का डी। तो अब हम जान लेते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो पलामू अभ्यारण्य झारखंड में है, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है, हजारीबाग झारखंड में है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, नल सरोवर गुजरात में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड जो भारत का पहला है, दुधवा उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में है, भद्रा कर्नाटक में है, सोमेश्वर कर्नाटक में है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है, पाखाल वन्यजीव आंध्र प्रदेश में है, कावला वन्यजीव आंध्र प्रदेश में, मानस असम में है, काजीरंगा असम में है, घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में, रणथंभौर भी राजस्थान में है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में, पेंच मध्य प्रदेश में है, तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है, बेरीवेली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में है, चिल्का उड़ीसा में है, सिम्पलीपाल उड़ीसा में है, बेदलगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, मुद्दुमलाई तमिलनाडु में है, डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है, पेरियार केरल में है, पराम्बुक अभ्यारण्य केरल में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, डाचीकम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, नागौर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा में है, रोइला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, भगवान महावीर सिंह गोवा में है, नागल खाई लेम मेघालय में है, काबुल लामचाओ मणिपुर में है। अगला प्रश्न,
विश्व में निम्नलिखित देशों की कुल रेलवे लाइनों की दृष्टि से सही आयुक्रम लिखें। तो ऑप्शन ए ही सही है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, चीन और भारत। तो पहले स्थान पर आता है सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरे पर रूस में है, तीसरे चीन और चौथे पर भारत है। भारतीय रेल नेटवर्क अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। कुल लंबाई इसकी 65,808 किलोमीटर है। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग, यह 1891 में इसका निर्माण किया गया था। 1905 में इसका निर्माण पूर्ण हो गया था और यह सेंट पीटर्सबर्ग से गुजरता हुआ, और यह सबसे ज़्यादा कहाँ पर सबसे बड़ा रेल मार्ग पड़ता है हमारे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अगला है कन्नाई प्रशांत रेलवे, यह रेल मार्ग कनाडा में पड़ता है। कनाडा की राष्ट्रीय रेल। अब उसके काहिरा केप जो यह कैरो और दक्षिण अफ्रीका की में पड़ता है। ट्रांस ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन से व्यस्तम सामुदायिक व्यवहार मार्ग हैं? तो ऑप्शन ए है केप ऑफ गुड होप, ऑप्शन बी है पनामा नहर, ऑप्शन सी है स्वेज नहर, ऑप्शन डी है उत्तरी अंटार्कटिका। तो इसका उत्तर है सबसे व्यस्तम है वो है उत्तरी अंटार्कटिका। हम थोड़ा सा कल पढ़ते हैं इसके बारे में, बाकी हम वीडियो कल बनाएंगे। कल मिलते हैं आपसे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।